हेलो स्टूडेंट्स। चलो तो आज के लेक्चर में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो नया टॉपिक है, व्हाट आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। स्पेशली फिजिक्स के अंदर अपने को दो जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो समझना है। पहला उसमें यूनिफिकेशन है और दूसरा रिडक्शनिज्म है। तो यूनिफिकेशन के अंदर स्पेशली अपने क्या करते हैं, देखो बच्चों, कि अपने जितनी भी थियरी है, देखेंगे फिजिक्स के अंदर तो अलग अलग थियरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। तो अपनी ये इच्छा होती है कि किस प्रकार से थियरी को मर्ज किया जाए। ऐसा दैट मीन्स के एक लॉ को यूज करके थियरी को समझाने की कोशिश चल रही है, ताकि फिजिक्स को अपने थोड़ा मतलब कि लॉ के टर्म में उसको कंप्रेस कर सके। ऐसा तो देखो, यूनिफिकेशन in physics attempt to made to explain the various physical phenomena is in term of just few concept and law। मतलब कि कम कॉन्सेप्ट के अंदर अपने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने को ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा लॉ अपने याद रखने न पड़े। ऐसे भी बच्चे लोगों को आपको पता ही है कि ज्यादा याद रहता नहीं है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है। सर तो साइंटिस्ट में भी यही थोड़ी होती है कि किस प्रकार से उनको जितने भी जो नए नए जो एक्सपेरिमेंट हैं, नए नए जो रूल्स हैं, तो दे ट्राई टू एक्सप्लेन देम बाय यूजिंग व्हाट short number of rules। Okay, so we try to see the physical world and manifestation of some universal law। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने न्यूटन्स की बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टूवर्ड द अर्थ। ओके, and after that what the motion of moons around the earth, motion of planets around the earth, motion of planet around the sun। that means कि अपने न्यूटन्स लॉ को सभी के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा दैट मीन्स अपने टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दोनों के लिए अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कर सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरी अपने बात करें तो मैक्सवेल ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैग्नेटोस्टैटिक के साथ में को रिलेट किया। दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अंडरस्टूड। तो ये ऐसे चलता रहता है। अब अपना सेक्टर जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। सो रिडक्शनिज्म के अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर अपने कि कुछ जो लॉ है जिसे अपने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को समझाते हैं। मैक्रो मतलब बहुत बड़े, कि जो लॉ बड़े पार्टिकल को समझाने के लिए अपने यूज करते हैं, उसके माध्यम से क्या छोटे पार्टिकल को भी मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी समझा सकते हैं। तो बस वही प्रयास चल रहा है कि किस जो बड़े के लिए जो रूल्स यूज होता है वो उसको छोटे के लिए भी अप्लाई करने का और छोटों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे होगा। देखो, another attempt made in physics to explain microscopic system in term of its microscopic constituent, and this pursuit is called the reductionism। For example, thermodynamics was developed to explain the macroscopic property। उसके लिए यूज किया गया था सच एज वॉट टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा, इसको यूज किया। बट बाद में फिर इसको वापिस मॉलिक्यूलर काइनेटिक थियरी और स्टैटिक्स को समझाने के लिए यूज किया गया। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जो मैक्रो मतलब बड़ा, कि मैक्रोस्कोपिक को समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या उससे अपने माइक्रोस्कोपिक को भी समझा सकते हैं? तो अपने ट्राई चल रही है, ऐसा कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने उसको और भी शॉर्ट कर सके ऐसा। ओके, अब ये सब हो गया। उसके बाद में अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके पास में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो जनरली अपने यहाँ फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक को समझने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग
your classical physics deal with the macroscopic phenomena and which may be at laboratory, terrestrial and astronomical scale. इन सबको यूज कर सकते हैं। मतलब कि मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना को समझाने के लिए क्या यूज करते हैं अपने क्लासिकल मैकेनिक्स, लेबोरेटरी में भी हो या टेरेस्ट्रियल, सेलेस्टियल, एस्ट्रोनॉमिकल एक्सेट्रा। सेकेंड माइक्रोस्कोपिक, स्पेशली उसके लिए क्या यूज करते हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं। ओके, so quantum mechanics and that deal with the microscopic phenomena such as the minute scale of atoms, molecules, nuclei, etc. That also include some branches like the mechanics, optics, thermodynamics, electrodynamics, etc. Okay, तो देखो बच्चों, तो फिजिक्स की स्टडी को कितने पार्ट्स में अपने डिवाइड किया, इन हाउ मेनी डोमेन में डिवाइडेड, 2 डोमेन में डिवाइड किया। पहला था माइक्रोस्कोपी और दूसरा मैक्रोस्कोपी। तो मैक्रोस्कोपी को समझने के लिए क्या यूज करते हैं अपने क्लासिकल मैकेनिक्स, और माइक्रोस्कोपी को समझने के लिए क्या यूज करेंगे अपने क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे, बराबर। तो वो सब आप पढ़ेंगे बाद में। अभी अपने मेन सब ब्रांच की भी बात करते हैं। देखो कि फिजिक्स इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर उसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, जैसे बायोलॉजी के अंदर भी अपने प्रॉपर स्टडी करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो लाइक दैट, तो अलग अलग ब्रांच का स्टडी करेंगे। तो पहला जो ब्रांच है अपने मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है? इट डील विथ इक्विलिब्रियम, मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज at low speed. It is also based on the law of gravitation, propulsion of rocket, equilibrium of rod bent under the load, propagation of water waves, sound in the air, etc. are studied in mechanics. तो इतने सारे अपने मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तो भविष्य में आपको पढ़ने का है। तो ये पहले वाले चैप्टर के अंदर ये क्या इंट्रोडक्शन है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिक्स स्पेशली ये 12th के अंदर पढ़ेंगे। तो दिस इज वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो इट डील विथ नेचर्स एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इट डील विथ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर, लेंसेज एंड कलर्स इन द थिन फिल्म एक्सेट्रा। मतलब अपने लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऐसा कि हाउ द लाइट, कैसे वो प्रोपागेट होती है, कैसे इमेज बनाती है, कैसे जनरेट होती है। तो उसके अंदर भी अपने 12th के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑप्टिक्स को। पहले पार्ट्स के अंदर रे ऑप्टिक्स और दूसरे पार्ट के अंदर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, बराबर। तो रे ऑप्टिक्स में अपने पार्टिकल लाइट की रे नेचर का स्टडी करेंगे एंड यूजिंग दैट नेचर अपने बहुत सारे जो फिनोमिना है सच एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन। और वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर से अपने बहुत सारे फिनोमिना जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफियरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सब समझाएंगे ऐसा। ओके, चलो तब अपनी तीसरी ब्रांच जो फिजिक्स की, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? इट डील विथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम in equilibrium and is concerned with the change in internal energy, temperature, entropy, etc. of system through which external work and heat. Here we study the efficiency of heat engine, a refrigerator, etc. तो ये भी अपने पढ़ेंगे 11th के अंदर ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपना एक पूरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। तो आराम से अपने ये सब कुछ समझेंगे। ओके, जो 4th ब्रांच दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो ये अपने 12th के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट डील विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विथ चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज। ओके, it based on law given by what Coulomb's, Oersted, Ampere, Faraday, which were later
on unified by Maxwell, as I told you. It deal with the problem like the motion of current carrying conductor in magnetic field, propagation of radio waves through the atmosphere, etc. तो ये सब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको अभी तो खाली समझना है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, बराबर। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना कंबाइन एक साथ में पढ़ेंगे अपने। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स। So it deal with the mechanical behavior of सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि एटम है, न्यूक्लियाई है, एंड देयर इंटरेक्शन विद प्रोजेक्टाइल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये सब पढ़ना है किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो ब्रांच दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। तो इट इज थियरी ऑफ वेरिएंस इन नेचर। इट डील विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टाइन ने किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन किया, ओके, और उसने ये अपनी इक्वेशन भी दी, E इज इक्वल टू mc²। तो ये सब अपने पढ़ेंगे, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन द स्कोप ऑफ फिजिक्स अंडरस्टूड। तो फिजिक्स के जो स्कोप की बात करते हैं, देखो तो फिजिक्स के स्कोप की बात करें तो फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है ऐसा। So we can see another way that the scope of physics is truly vast. It covered the wide range of mass, length, time, energy, etc. जब अपने मास की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर मास कितने वेरी होता है, देखो 10⁻³ kg दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके 10⁵55 kg द मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और द मास ऑफ यूनिवर्स। मतलब मास की स्केल 10⁻³ kg से लेके 10⁻55 kg तक अपने पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। अब लेंथ की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻40 मीटर। मतलब आपको पता ही है साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेके 10⁻26 मतलब साइज ऑफ यूनिवर्स, इतना अपने पढ़ेंगे। तो लेंथ स्केल कैसे वेरी हो रहा है, 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक वेरी हो रहा है। और टाइम स्केल की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 10⁻22 सेकेंड से दैट इज व्हाट द टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस से लेके 10⁻18 सेकेंड मतलब लाइफ ऑफ सन, ओके। सो फिजिक्स का जो लेंथ, मास और टाइम का स्केल है बहुत बड़ा है, वेरी वेरी वास्ट स्केल। तो ये सब अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ एक्साइटमेंट। हाउ कि फिजिक्स की बात करें तो ये एक एक्साइटमेंट वाला साइंस आपको दिखता है, बट कैसे ये, हाउ इट इज साइंस ऑफ एक्साइटमेंट। देखो तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली educative but also exciting in many ways as follow। बहुत तरीकों से फिजिक्स का जो स्टडी बहुत एक्साइटेड है। तो उसमें जो पहला अपने को जो पॉइंट्स दिया हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ वाइड रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिजिकल फिनोमिना it is quite exciting that these phenomena can be analyzed, understood in terms of few universal law and principles। जितने भी जो फिनोमिना है उसको अपने शॉर्ट में समझ सकते हैं। मतलब आपने पढ़ा था ना आगे वाला टॉपिक यूनिफिकेशन, ओके ऐसा। दूसरा, सम अदर पीपल गेट एक्साइटमेंट इन कैरिंग आउट न्यू चैलेंजेस, न्यू जो चैलेंज होते हैं, एक्सपेरिमेंट टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ नेचर्स इन वेरीफाइंग द फॉल्सिफाइंग। जो कोई थियरी होती है उसको अपने वेरीफाई करते हैं कि ये राइट है कि रॉन्ग है। कोई थियरी है तो उसको अपने फॉल्सिफाई भी कर सकते हैं, गलत भी साबित कर सकते हैं ऐसा, बाय यूजिंग अनदर थियरी और एग्जिस्टिंग थियरी। तो पता चला। उसके बाद में आ जाएगा थर्ड,
कि applied physicists get a great satisfaction when they develop technologies for the welfare of human beings just by using basic law of physics. So applied physicists get great satisfaction when they develop technologies for the welfare of a human being just by using basic law of physics. आप भी कुछ अच्छा करते हो तो एकदम बहुत खुश हो जाओ, आज तो मेरा काम हो गया। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग भी अगर उनकी कोई थियरी से वो कुछ अच्छा कर पाते हैं सो दे बिकम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा ऐसा देखो अब देखो अब अपने नेक्स्ट समझना है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लार्ज स्केल प्रोग्रेस इन फिजिक्स इन लास्ट फ्यू सेंचुरी। कि फ्यू सेंचुरी की बात करें तो फिजिक्स के अंदर ही इतना ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों हुआ, क्या रीजन था ऐसा। तो उसके जो मेन रीजन में जो पहला रीजन है कि प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट आर सेंट्रल टू ग्रोथ फिजिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म। क्योंकि जो अगर कैलकुलेशन प्रॉपर होगी तो आंसर राइट ही आएगा ना, जैसा लोग आप करते हो न्यूमेरिकल में, तो वैसा ही। तो साइंटिस्ट के लिए भी अगर कोई जैसे कि अपने कोई थियरी जनरेट किया और उसको अप्लाई किया, तो अप्लाई करने से उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट कब अच्छा आएगा, जब उसके अंदर कैलकुलेशन प्रॉपर करेंगे ऐसा। तो प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट इज इसेंशियल फॉर फिजिक्स। सेकेंड की जो बात करते हैं कि बेसिक ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, सम लॉ कैन बी अप्लाइड इन वाइडली डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। कि फिजिक्स का जो बेसिक है वो बहुत फैंटास्टिक है, मतलब यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट आप दूसरे कुछ डोमेन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कुछ जो मिस्ट्री है उसको समझने के लिए भी आपका हेल्पफुल रहता है। तीसरा जो है बिकॉज द एबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट टू सेपरेट द इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल फीचर्स फ्रॉम लेस इम्पोर्टेंट वन, इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड इवन हाईली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो अपने कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है उसको भी अपने समझ सकते हैं फिजिक्स के माध्यम से। तो ये सब था फिजिक्स के बारे में। चलो तब अपने एक नया टॉपिक चालू करते हैं। हाउ इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स यूजफुल टू स्टडी द अदर साइंस। तो फिजिक्स का जो स्टडी बहुत यूजफुल है, देखो बहुत यूजफुल है कि फिजिक्स के माध्यम से अपने दूसरे साइंस की जो दूसरी ब्रांच है उसको भी अपने समझ सकते हैं, और उसके अंदर फिजिक्स बहुत यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे फिनोमिना को समझाने के काम में आती है। देखो तो फिजिक्स इन रिलेशन टू द मैथमेटिक्स, कि मैथ्स में किस प्रकार से फिजिक्स हेल्पफुल है। जो मैथ्स वाले बच्चे देखेंगे कि हमारे को फिजिक्स की क्या ज़रूरत है, तो देखो तो फिजिक्स आपके लिए कैसे यूजफुल है। फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस, मैथमेटिक्स प्रोवाइड द नेसेसरी साइन एंड टूल विच द फिजिसिस्ट यूज। और जो कि मैथमेटिक्स से अपने को कुछ साइन मिलते हैं, कुछ टूल मिलते हैं, कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं, एंड दे आर वेरी यूजफुल टू calculate or in calculation. It has played an important role in development of theoretical physics. For example, अगर कैलकुलेशन नहीं होता तो क्या न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर पाता, नहीं पॉसिबल था ना। तो कैलकुलेशन तो चाहिए ना इतनी सारी। तो मैथ्स की भी अपने को मदद मिलती है फिजिक्स में, और ओके तो मैथ्स से भी अपने को फिजिक्स में मदद मिलती है। देखो दूसरा फिजिक्स रिलेशन टू द केमिस्ट्री। इन फिजिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, radioactivity, X-ray diffraction, etc. And such studies have enabled chemists to arrange elements in periodic table on the basis of their atomic numbers
and this has further helped to know the nature of valency and chemical bonding and to understand the complex chemical structure. तो इसके लिए भी यूजफुल है। तो इस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे है, डिफ्रैक्शन है, ये सब पता हो जाने के बाद केमिस्ट आराम से पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता है। देखो तीसरा जो पॉइंट आपको दिया है, फिजिक्स इन रिलेशन विद द बायोलॉजिकल साइंस। So development of life science has a great deal to physics, कि किस प्रकार से फिजिक्स बायोलॉजिकल साइंस में भी मतलब बायोलॉजी में भी यूजफुल है। देखो तो फिजिक्स का जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, जो फिजिक्स नहीं दिया है, एक्सटेंडली यूज टू स्टडी द बायोलॉजी, शेल्स हैं एक्सेट्रा, उनको यूज करने के काम में आता है। ये स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, क्यों आपको फिजिक्स पढ़ना है? क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है तो वो भी फिजिक्स की देन है और वो बायोलॉजी के अंदर काम में आता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, that also used to study the structure of cell. Third, X-ray है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है, टेक्निक है used to understanding the structure of nucleic acid which help to control the vital life process. पता चला? तो ये सब। उसके बाद में एक अपने दूसरा देखे तो रेडियो आइसोटोप आर यूज इन रेडिएशन थेरापी फॉर क्योर ऑफ डेडली डिसीज लाइक कैंसर। तो इस प्रकार से फिजिक्स बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, देखो अब उसके बाद में होता है नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी में किस प्रकार से फिजिक्स यूजफुल है। तो एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज टू स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई, तो वो भी फिजिक्स की देन। रेडियो टेलीस्कोप हैव हेल्प्ड डिस्कवर द quasars, pulsars, etc. can be used to see up to a farthest limit of universe. तो इसकी मदद से अपने बहुत दूर तक देख सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट प्रिडिक्ट द बिग बैंग थियरी ऑफ यूनिवर्स, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो अब उसके बाद में पांचवा जो है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। जियोलॉजी में किस प्रकार से फिजिक्स यूजफुल है। देखो तो डिफ्रैक्शन टेक्निक हेल्प टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो फिजिक्स 12th के अंदर ये पढ़ेंगे अपने डिफ्रैक्शन टेक्निक और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक्सेट्रा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड वेरियस रॉक हैं। रेडियो एक्टिविटी यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक एंड फोसिल्स। सेकेंड वन, नेक्स्ट फिजिक्स इन रिलेशन टू सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में तो आपको पता ही है, भूकंप वो सब कुछ। सो मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड टाइप्स ऑफ वेव कैन जनरेटेड हेल्प ए लॉट ऑफ टू स्टडी द अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट। तो सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप मापी यंत्र उसको बोलते हैं, तो उसे अपने भूकंप की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में फिजिक्स मेट्रोलॉजिकल में भी, मेट्रोलॉजी में किस प्रकार से यूजफुल है। देखो बाय स्टडीइंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एंड वी कैन फोरकास्ट द वेदर, वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट जो अपना है टॉपिक के फिजिक्स किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर यूजफुल है सब। तो अपने बात करें सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को फिजिक्स ने बहुत सारी चीज़ें दी है। आज के दिन में आपकी ज़िंदगी की बात करें तो यू आर गेटिंग इंटरनेट, एसी, फ्रिज, कूलर एक्सेट्रा, तो ये सब किसकी देन है? ये फिजिक्स की देन है। ओके, और फिजिक्स ने ही आपके जीवन को आरामदायक बना दिया। एसी चालू करके पढ़ते हो तो नींद आ जाती है, होता है ना। देखो चलो कोई बात नहीं, अभी अपने स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, टेक्स्ट एनेबल है टू क्विकली एक्सचेंज द मैसेज बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस
ऐसे भी आप ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो ऐसे अपने मैसेज को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं। उसके बाद दूसरा, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन हैव मेड द पॉसिबल इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विथ टू पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। आप कहीं पे भी हो अपने दोस्त से बात कर सकते हो, दुनिया के कोई भी कोने पे हो फिर भी आप बात कर सकते हो। तो ये फिजिक्स ने आपकी बातचीत को कामयाब किया। थर्ड वन, द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इनटू स्पेस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सैटेलाइट, और सैटेलाइट अगेन गिवन बाय फिजिक्स। नेक्स्ट वन, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मैनकाइंड। कि आज के टाइम में देखें तो देखो अपने सोलर पैनल यूज करते हैं, पता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करता है। आपको पता ही है सोलर से एनर्जी मुफ्त मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोलर पैनल लगाते हैं और लाइट बिल को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक फिजिक्स का ही है। बहुत सारी एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब फिजिक्स ने ही आपको दिया है। उसके बाद में देखो फिफ्थ के अंदर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर हैं, कंप्यूटर हैं, सुपर कंडक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी है, एंटायरली चेंज द थिंकिंग ऑफ लिविंग स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये सबको चेंज कर दिया है। Technological advancements a great deal with the development in the physics. So उसको briefly अपने समझते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को इम्प्रूव किया, मतलब फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स हैव प्लेड ए की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टुडे वी हैव एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन एवरी walk of life. Some of physics are as follow. तो पहला है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज इन द रेडियो, टेलीविजन, रेडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। सेकेंड, Newton's concept of gravitation used in the geostationary satellite which help us to forecast weather and geophysical survey। पता है ना आपको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, कि जो हमेशा अर्थ के साथ में स्टेशनरी रहते हैं, मतलब कि वो अर्थ की जितनी रोटेशन की स्पीड है उतनी स्पीड से अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बट जब अपने अर्थ के सरफेस से देखेंगे तो हमेशा अपने को स्टेशनरी लगेंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी, मतलब अर्थ के सापेक्ष स्टेशनरी होते हैं। और वो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, मतलब कि सिग्नल बताएंगे बारिश होने की संभावना है एक्सेट्रा। उसके बाद में जो एक्सरे आर यूज इन रेडियोथेरापी इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन इन बोन्स, इन स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो एक्सरे भी देखो, कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे पैर टूट गया, तो उसमें भी अपने एक्सरे निकलवाते हैं, पता है ना सबको। तो पता चल जाता है कहीं पे क्रैक है, हड्डी टूटी के क्या हो गया ऐसा, तो वो सब पता कर सकते हैं। चौथा, द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज हेल्प्ड टू डिजाइन ए ग्रेट इंजन विच हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द इंडस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंजन, जैसे अपने बड़े बड़े इंजन अपने देखते हैं, रेल का, ट्रेन रेल का है, एरोप्लेन एक्सेट्रा, फाइटर जेट, तो ये सब फिजिक्स की देन है। उसके बाद में स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक द इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर विच आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद छठा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन constitute one of the major source of energy by nuclear fusion and fission। पता है ना, ये बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी अपने यूजफुल मैनर में, मतलब कि उसको अपने कहीं पे यूज़ करके और ज़्यादा अपने उसे कोई अपने उसको यूजेबल फॉर्म में
अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद में सातवां जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सटेंसिव यूज इन टेलीफोन है, एक्सचेंज रोबोट है। आठवां डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप हैज बॉट द रिवॉल्यूशन इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, आपको लैपटॉप मोबाइल वो सब मिल गए, तो ये भी फिजिक्स ने ही आपको दिया है। 9 नंबर जियोथर्मल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल हीट इन डेप्थ ऑफ अर्थ इज बीइंग यूज्ड एंड देयर इज tidal energy in the ocean, solar energy too can be converted into other form of energy used, तो उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप आर नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। So this technology have made our lives comfortable, materially prosperous. Sometimes physics generate a new technology, at other time technology give rise to new physics. Both have direct impact on the society. तो इन सभी का सोसाइटी के ऊपर बहुत यूज है। तो इन शॉर्ट अपने बोल सकते हैं कि फिजिक्स ने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ओके।